हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग सीरीज़ आरएल सर्किट कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सीरीज़ आरसी सर्किट देखेंगे और बेसिकली पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें की थी कि जब आरएल सर्किट लिए थे तो हम लोगों ने बेसिकली रिलेटिव एंगल देखा था कि क्या चेंज हुआ उसमें। बेसिकली वहाँ पे हमको 0 से 90 डिग्री का एंगल मिला था। किस केस में? करंट के केस में, वो भी माइनस में, ठीक है ना, क्योंकि करंट लैग करता है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल बन रहा था, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सर्किट है यानी आरएल सर्किट है, ठीक है। तो आरएल सर्किट में जो एंगल बनेगा वो बेसिकली 90 डिग्री लैग ना करके फाई एंगल बनाएगा, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस के केस में, और कैपेसिटेंस में हम लोग पावर का वेवफॉर्म भी ड्रॉ करेंगे। देखेंगे कि पावर का वेवफॉर्म कैसा ड्रॉ हो रहा है। और बेसिकली पहले इंडक्टेंस में हम लोगों ने देखा था, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। तो लेकिन यहाँ पे वेवफॉर्म थोड़ा सा चेंज होगा, और वो कैसे चेंज होगा और उसकी इक्वेशन क्या निकलने वाली है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सर्किट ड्रॉ करता हूँ। सर्किट में मैं सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाता हूँ। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना लिया, और ये हो गया कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर। और यहाँ हम लोग क्या दे रहे हैं? एसी सप्लाई, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट होगा वो क्या होगा? आरएमएस होगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वी आर, कैपेसिटर के अक्रॉस वी सी, यहाँ पे जो वोल्टेज है वी, करंट जो पास हो रहा है आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पहले फेजर डायग्राम बना लेते हैं, जो हम लोगों ने जिस तरीके पहले जो बनाया था ना आरएल सर्किट में, उसी तरीके से यहाँ पे भी बनाएंगे। बहुत सिंपल है। आर के केस में हम लोग को पता है, रेजिस्टेंस के केस में यदि करंट का डायरेक्शन, यदि इस डायरेक्शन में हम करंट बना रहे हैं तो वोल्टेज का भी सेम डायरेक्शन होगा, वोल्टेज का भी सेम डायरेक्शन होगा। तो ये वी आर। लेकिन कैपेसिटर के केस में करंट क्या होता है? लीड करता है। तो हम करंट को क्या करेंगे? लीड करता हुआ बना देंगे, है ना। मान लो करंट हम रेफरेंस ले रहे हैं ना, तो ये हो गया करंट आई, और जो वोल्टेज होगा वो बेसिकली लैग करेगा, है ना। तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वोल्टेज लैग कर रहा है, यानी करंट बेसिकली लीड कर रहा है कितना? 90 डिग्री। और रेजिस्टेंस में तो हम लोग जानते हैं कि सेम फेज पे होता है ना। इसी तरीके से अब यहाँ पे यदि हम लोग ड्रॉ करें करंट को, तो ये हो गया करंट। फेजर डायग्राम यदि बनाना चाहें, करंट हो गया, करंट का फेजर, ठीक है। और वोल्टेज जो वी आर है वो बेसिकली सेम डायरेक्शन में है, वी आर, है ना। कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है करंट से कितना? 90 डिग्री। ये होगा रिजल्टेंट वोल्टेज, जो यहाँ पे V बोल रहे हैं ना, ये, ठीक है ना, वो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। तो मैं V इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, है ना। और वी आर क्या है? वोल्टेज ड्रॉप है, किसके अक्रॉस? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो आई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। कैपेसिटर में क्या हो जाएगा? माइनस
एक्स का होल स्क्वायर, माइनस तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है ना, ठीक है। तो अंडर रूट देखो यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना। तो हमको फाइनली जो वोल्टेज मिला V इज इक्वल टू आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि Z यानी इम्पीडेंस क्या होता है, V अपॉन आई। अब आई को यहाँ पे नीचे लेके आ जाओ तो V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या आता है, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इम्पीडेंस हम लोग इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो मैंने पहले मेथड बताया था उससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो आसान लगे वो कर लेना। अब यहाँ पे ये हम लोग बना चुके हैं, हम लोग क्या ड्रॉ कर लिए, ये हम लोग वोल्टेज और करंट का फेजर ड्रॉ किए थे। इससे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, इम्पीडेंस। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका इम्पीडेंस डायग्राम भी बना सकते हैं, है ना। तो देखो आर तो इसी डायरेक्शन में होगा, है ना, और एक्सी हमको पता है, एक्सी जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक्सी हमेशा कहाँ जाता है, नीचे हम लोग बनाते हैं, क्योंकि माइनस जे एक्सी होता है ना। तो मैं ओनली एक्सी लिख रहा हूँ, तो ये एक्सी बन गया। और यहाँ से यदि जेड निकालना चाहो तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो ये हमको मिल जाएगा जेड, यहाँ से भी जेड की वैल्यू निकल जाएगी और ये एंगल कहलाएगा फाई। और फाई इज इक्वल टू निकाल सकते हो tan इनवर्स ऑफ एक्सी अपॉन आर। देखो ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा एंगल का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये सोचोगे कि देखो यहाँ पे ना एक चीज़ हो रही है, वो क्या है कि हम लोग जब इंडक्टर की बात कर रहे थे ना, तो उस केस में करंट क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, है ना। करंट की यदि बात कर रहे हैं करंट की ओनली, है ना। करंट का देखो मैंने पिछली बार जो बनाया था वो दिखा देता हूँ एक बार। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या बोला, करंट यहाँ पे लीड कर रहा है और वहाँ पे क्या करेगा, लैग करेगा। देखो यहाँ पे लैग कर रहा है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लीड कर रहा है ना। ये लीड कर रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे एक्सी बना रहा हूँ, है ना, ये एक्सी है ना, एक्सी यहाँ पे लैग कर रहा है। और यदि इंडक्टर की बात कर रहे थे तो एक्सएल ऊपर बन रहा था 90 डिग्री पे, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना जब भी, क्योंकि इम्पीडेंस डायग्राम यहाँ पे देखोगे, ये रहा, ये इम्पीडेंस डायग्राम हम लोगों ने बनाया था ना, किसका, आरएल सर्किट का। वहाँ पे एक्सएल ऊपर आ रहा था। तो जब एक्सएल ऊपर आ रहा है, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, एंगल बताइए कि आरसी सर्किट का यदि एक्सी और आर के रिलेशन को बताइए, एंगल को रिप्रेजेंट करना रहे आपको कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एंगल कितना होगा आरसी सर्किट में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आर और एक्सी का यदि बात, आर और एक्सी यानी रियल कंपोनेंट क्या, रेजिस्टेंस का यानी रिएक्टिव कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे एक्सी है और रियल क्या है, आर है। तो आर और एक्सी के बारे में यदि पूछ रहा है तो एंगल बेसिकली यहाँ पे 90 डिग्री पीछे है, तो 0 से -90 है ना। यहाँ पे लैग कर रहा है एक्सी, लेकिन यदि एक्सएल मतलब यदि आर एल की बात करेंगे ना, तो आर एल में क्या हो जाएगा, 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल होगा प्लस में, लेकिन यहाँ पे माइनस में होगा, क्योंकि एक्सी माइनस में बन रहा है ना, एक्सी माइनस में बन रहा है और एक्सएल प्लस में बनेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन करंट की बात कर रहे हैं ना, देखो मैं एक बार दोनों चीज़ें एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर आरएल सर्किट, है ना, फॉर आरएल सर्किट में क्या क्या चीज़ें होंगी वो देख लो। इम्पीडेंस डायग्राम बना रहे हैं ना, इम्पीडेंस डायग्राम में यहाँ पे एक्सएल यहाँ पे आएगा ऊपर में, है ना। फॉर आरसी सर्किट में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैं इसलिए रिपीट करके बता रहा हूँ।
और यदि करंट बनाओगे यदि आई यहाँ पर है या वोल्टेज ले लो V, करंट लैग करेगा, वोल्टेज के ये आरसी सर्किट के केस में V और करंट लीड करेगा फाई एंगल से। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ें दिखी हमको, देखो यदि प्योर यहाँ पे देखो ये अभी प्योर इंडक्टिव का तो हमारा एक्सेल यहाँ पे बनेगा, लेकिन यदि हम लोग जेड बनाएंगे तो जेड यहाँ पे बनेगा जेड। तो जेड का एंगल बेसिकली जेड का जो एंगल होगा फाई वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। ध्यान से सुनो, जो एंगल होगा इम्पीडेंस एंगल, ध्यान से सुनना है ना, इम्पीडेंस एंगल की बात कर रहे हैं। देखो ये इम्पीडेंस मैंने ड्रॉ किया है ना, इम्पीडेंस एंगल बेसिकली देखो ये एंगल यहाँ पे 0 है और ये 90 है, तो 0 से 90 के बीच में होगा, है ना। यदि R की वैल्यू 0 हो गई तो बेसिकली मैक्सिमम पर पहुँच जाएगा, यानी 90 हो जाएगा एंगल, है ना। यदि ये दोनों वैल्यू वहाँ पे जेड में दोनों वैल्यू यानी एक्सेल का कंपोनेंट भी है और रजिस्टिव कंपोनेंट भी है, तो एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में ही बनेगा। यानी ये जेड जो ड्रॉ हो रहा है ना वो यहीं कहीं ड्रॉ होगा बीच में, यहीं पे लाई करेगा 0 से 90 डिग्री के बीच में, है ना, प्लस में, लेकिन प्लस में, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल तो 90 है ही, प्योर की बात कर रहा है ना, और यहाँ पे इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ कर लो। यानी इम्पीडेंस यदि बनाते हैं जेड, तो बेसिकली यहाँ पे जो जेड लाई कर रहा है वो कहाँ से कहाँ कर रहा है, 0 से 90 डिग्री कर तो रहा है, लेकिन कौन सा 90 डिग्री, माइनस में है ये, ठीक है ना। तो 90 डिग्री माइनस में, या तो एक्सी यहाँ पे माइनस लिख लो या एंगल में लगा लो, दोनों में से एक कर लो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, लैग और लीड की बात आ रही है ना। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, करंट और वोल्टेज में तो यहाँ पे आराम से सबको पता रहेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ से कन्फ्यूजन को दूर करने का है कि इम्पीडेंस डायग्राम देख लो और इम्पीडेंस डायग्राम से पता लगा लो कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, यानी एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में बन रहा है। यदि हम आरएल सर्किट की बात कर रहे हैं तो एंगल 0 से 90 के बीच में बन रहा है, और आरसी सर्किट की यदि बात कर रहे हैं तो एंगल कहाँ से कहाँ बन रहा है, 0 से -90 डिग्री के बीच में बन रहा है, यानी माइनस में है ये नीचे, क्योंकि माइनस एक्सी हो रहा है, माइनस जे एक्सी, है ना, और यहाँ पे प्लस जे एक्सी है, सॉरी जे एक्सएल, है ना, ये जे माइनस जे एक्सी और ये प्लस जे एक्सएल, है ना, ये ध्यान में रखना है, ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे यदि हम लोग इसकी बात करें, करंट और वोल्टेज के फेज़र की बात करें, तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है आरसी सर्किट में वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है। लेकिन आरएल सर्किट में 0 से 90 डिग्री कौन सा, यहाँ पे माइनस में आ रहा है, माइनस में 90 आ रहा है, और यहाँ पे प्लस में 90 डिग्री आ रहा है। बेसिकली जब प्लस में आ रहा है ना तो हम बोल रहे हैं लीड, और माइनस 90 आ रहा है ना तो बोल रहे हैं लैग। क्लियर हो गया। तो लैग और लीड का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए, ये हर जगह आएगा, ये पूरे इलेक्ट्रिकल में, है ना, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने 2 बार समझा दिया। यहाँ पे इम्पीडेंस डायग्राम बता दिया, इम्पीडेंस डायग्राम के बाद फेस एंगल बताया है वोल्टेज और करंट का, यानी यहाँ पे लैग और लीड की जो बात आ रही है वो इस केस में क्या होगी, और इस केस में जो फेस एंगल होगा इम्पीडेंस डायग्राम का वो भी मैंने बता दिया। दोनों के केस में मतलब यदि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना 0 से -90 आ रहा है, लैग कर रहा है, तो इस केस में आरएल के केस में उल्टा होगा इम्पीडेंस डायग्राम में। इधर देखो यहाँ पे तो पॉजिटिव में है ना, लेकिन यदि इम्पीडेंस डायग्राम में देख रहे हैं तो जेड उल्टा बन रहा है ना, जेड यानी 0 से -90 के बीच में बन रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो कभी एंगल पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आंसर कर सकते हो इस तरीके से इम्पीडेंस डायग्राम बना के, या ऐसे भी याद कर सकते रख सकते हो, ठीक है। यदि एक चीज़ याद है, यदि मान लो फेज़ एंगल करंट और वोल्टेज का पता है आरएल और आरसी का, तो ये तो आराम से बता ही दोगे क्योंकि उसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए फेज़र डायग्राम हम लोग आरसी सर्किट का।
आरसी सर्किट में हम लोग क्या क्या देख लिए बता देते हैं फिर से। आरसी सर्किट में सबसे पहले हम लोगों ने इम्पीडेंस निकाला, किससे, वोल्टेज ड्रॉ करके, वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ किए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से इम्पीडेंस निकाल लिए, इम्पीडेंस के बाद फाई निकाल लिए, यानी यहाँ पे जो इम्पीडेंस एंगल बन रहा है फाई, यहाँ से हम लोगों ने फाई निकाल लिया। इसके बाद फाई निकाल लिए तो हम लोग रिएक्टिव कंपोनेंट और रियल कंपोनेंट दोनों ही निकाल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की। इंस्टेंटेनियस पावर है ना, वोल्टेज नहीं पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई। V क्या है, Vm साइन ओमेगा टी। I क्या है, Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। फाई प्लस फाई क्यों, मैंने बताया ना, करंट लीड कर रहा है ना, तो फाई प्लस में फाई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। P इज इक्वल टू Vm Im साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। देखो ये साइन ए साइन बी का फंक्शन बन गया है, तो फिर से यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो, Vm Im बाई 2। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ठीक है। कॉस ए माइनस बी, है ना, माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक। Vm Im डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस माइनस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। Vm Im डिवाइडेड बाई 2 सेपरेट कर लेते हैं, है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं Vm Im डिवाइडेड बाई 2 को। और एक चीज़ और है, कॉस माइनस फाई क्या होता है, कॉस फाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दिया कॉस फाई माइनस Vm Im डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आ चुका है। किस केस में, आरसी सर्किट के केस में। तो हमने आरसी सर्किट में देखा कि जो हमारे पास ये वाला जो सेकंड टर्म था, उसमें पिछले क्लास में देखे थे हम लोग, वो माइनस में आया था, यहाँ पे प्लस में आ रहा है, क्योंकि कैपेसिटर की बात करें तो वहाँ पे एंगल जो था, यहाँ पे करंट का जो एंगल है वो पॉजिटिव में है, यानी लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस में आ गया है ना। अब यहाँ पे हम लोग वेवफॉर्म बनाते हैं। फॉर्मूला मैं पहले लिख लेता हूँ, P इज इक्वल टू Vm Im डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस फाई माइनस Vm Im डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। सबसे पहले वोल्टेज का वेवफॉर्म बना लेते हैं। ये वोल्टेज है, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, देखो करंट यहाँ पे लीड कर रहा है ना, करंट लीड कर रहा है, तो बेसिकली जब करंट लीड कर रहा है तो मुझे कैसे बनाना पड़ेगा, और फाई एंगल लीड कर रहा है, ध्यान रखना। और मैंने इसका फेजर नहीं बनाया ना, ये वाला रह गया आरसी सर्किट का, तो यहाँ पर भी कर सकते हो ना आराम से। ये मैंने यहाँ पे बना दिया है, बेसिकली उस सर्किट में नहीं बनाया था, यहाँ बना दिया है, देख सकते हो, ठीक है। ये ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया था मैंने यहाँ पे आई, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने यहाँ पे बना दिया है ना, ठीक। अब हम लोग वोल्टेज का वेवफॉर्म बना चुके हैं, अब करंट का बनाते हैं।
तो करंट के केस में देखो, जहाँ पे हमको लीड, जहाँ भी हमको देखना है ना कि कोई चीज़ लीड कर रही है कोई फाई एंगल से, तो बेसिकली 0 पर उस चीज़ को मैक्सिमम कर देना, ठीक है। तो 0 पे जब मैं मैक्सिमम करूँगा ना, देखो 0 पे मैंने करंट को मैक्सिमम कर दिया, ये देखो हो गया मैक्सिमम। 1 मिनट, ठीक है। और ये फिर ठीक, ये बन गया। तो देखो यहाँ पे जब भी हमको बनाना है ना वेवफॉर्म, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मान लो मुझे लीड और लैग करना है ना करंट को, तो जो चीज़ लैग करना है या लीड करना है, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को लीड कराना था, तो सबसे पहले देखो 0 पे मैंने करंट को मैक्सिमम रख दिया, तो ये लीड कर गया। और 0 पे यदि मिनिमम रख देते, मतलब इसको मैक्सिमम रख देते वोल्टेज को, तो करंट लैग कर जाता है ना। तो बेसिकली लीड कराना है ना, तो मैंने 0 पे इसको मैक्सिमम रख दिया। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा आई मैक्स, यहाँ मिल जाएगा वी मैक्स। ये एक्चुअल में वेव फॉर्म है किसकी, करंट की, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। अब देखो ये पावर का, एक्चुअल में ये तो पावर का वेवफॉर्म बनाना पड़ेगा। यहाँ पे फाई तो हमने देखा था कि फाई लीड कर रहा था, है ना। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली वेवफॉर्म, करंट का वेवफॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। लेकिन फ्रीक्वेंसी डबल है पावर में, ये चीज़ ध्यान रखना, किसमें, रिएक्टिव कंपोनेंट के उसमें, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग को पावर वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, तो वही सारी चीज़ें यूज करते हैं। देखो ये एंगल जो है फाई बोला, इसको फाई कह सकते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक के एंगल को क्या बोलेंगे, फाई, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉजिटिव कहाँ तक, यहाँ तक, और वोल्टेज भी पॉजिटिव है ना, यहाँ तक। तो मुझे यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक मैं पॉजिटिव बना सकता हूँ इसको, ये बन गया पॉजिटिव। देखो इसका एम्पलीट्यूड कम है ना, देखो बन गया। अब देखो क्या हो रहा है, करंट यहाँ से नेगेटिव में जा रहा है, कहाँ तक नेगेटिव में गया, यहाँ तक, है ना। लेकिन उससे पहले ये भी नेगेटिव में आया और ये भी नेगेटिव में आया, तो ये तो पॉजिटिव में जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे तो पॉजिटिव बनेगा, मैं पहले पॉजिटिव वाले ही बना देता हूँ, है ना। तो ये पॉजिटिव, ठीक, समझ में आया। फिर से बताता हूँ, ये देखो ये नेगेटिव में है, यहाँ तक दिख रहा है, ये भी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट करोगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव में आ गया, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ तक ये जो करंट है वो नेगेटिव है, लेकिन वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है। तो बेसिकली यहाँ पे जो वेवफॉर्म बनेगी वो नेगेटिव में बनेगी, ये नेगेटिव में बना लिया। यहाँ भी क्या बनेगा, नेगेटिव में बनेगा, कहाँ तक नेगेटिव में बनेगा, यहाँ तक, ठीक है। कैसे बनेगा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव में है, लेकिन ये चीज़ क्या है, नेगेटिव में, तो इसलिए नेगेटिव में। देखो ये वहाँ पे पॉजिटिव में चल जाएगा, तो यहाँ के बाद वाला जो एंगल है वो पॉजिटिव में बनेगा, ठीक, ठीक है।
एवरेज निकालना चाहो तो एवरेज निकाल सकते हो। ये वाला पार्ट पूरा की पूरा एवरेज 0 हो जाएगा, बचेगा कि हमारे पास VMIM डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos फाई, है ना। और पूरा की पूरा ये जो वेवफॉर्म दिख रहा है, ये वेवफॉर्म बन जाएगा किसका, इंस्टेंटेनियस पावर का VMIM डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos फाई माइनस VMIM डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये नेगेटिव में है और यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव में है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा सबको कि कैसे वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, और ये हम लोगों ने फार्मूला कैसे निकाला वो चीज़ भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद भी आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद भी यदि किसी को डाउट रहता है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। यदि फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। ये वेवफॉर्म तो बेसिकली बिल्कुल सिंपल था, वेवफॉर्म को देख करके आराम से ड्रॉ कर सकते हो, या इक्वेशन में आराम से फाई कुछ कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम कर लेना, है ना। ये जब कांस्टेंट हो जाएगा तो ये देखो फाई यदि कांस्टेंट हो गया, मान लो फाई की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ठीक, तो ओमेगा टी को वेरी करोगे। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है ना, एफ वेरी करेगा ना, है ना। एफ तो कांस्टेंट है बेसिकली, 2 पाई एफ हर, देखो ओमेगा टी यहाँ पे देख रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी जो भी है ना, किसी भी ओमेगा टी की वैल्यू पे हर बार चेक कर सकते हो वैल्यू को पुट करने के लिए। जैसे मुझे ओमेगा टी की वैल्यू मुझे 45 रखनी है तो 45 रख लो, और इधर 45 रख लो, ये 90 हो जाएगा, प्लस इसको करके आराम से पूरा कॉस का वैल्यू निकाल के मतलब यहाँ पे पूरी वैल्यू को पुट कर सकते हो, है ना। फाई कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, फाई कांस्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, देखो tan इनवर्स XC अपॉन R है, तो जब हमारे पास कैपेसिटर और वोल्टेज लगा होगा तो कैपेसिटर की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग फिक्स कर देंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फाई हम लोग कांस्टेंट रख करके ओमेगा टी को वैरी करेंगे। ओमेगा टी को वैरी करेंगे तो ये हमारे पास पावर का वेवफॉर्म ड्रॉ हो जाएगा। एंगल यहाँ पे पुट करके वैल्यू को पुट कर सकते हैं, या डायरेक्ट वेवफॉर्म को देख करके भी हम लोग पावर का वेवफॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं लिखी हैं, 0, ये पाई, ये 2 पाई, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे तो फाई है, ये पाई प्लस फाई हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 पाई प्लस फाई, यहाँ पे ओमेगा टी, और वोल्टेज है, करंट है और पावर है। ठीक, तो आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, है ना। आई थिंक सबको कवर हो गया होगा सारा चीज़, मतलब समझ में आ गया होगा। इसके बाद मुझे कमेंट ज़रूर करना यदि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वीडियो देखने के बाद, ठीक है। यदि नहीं आए तो मुझे बता सकते हो आराम से, कोई डाउट नहीं है, और मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगा। आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मैं बता नहीं पाऊँगा कि क्या डाउट है, नहीं है, तो ज़रूर कमेंट करना। तो आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।